जिनका संकल्प है भारत की तस्वीर बदलकर एक नवयुग, एक नए भारत का निर्माण, जो न कभी रुकेगा, न झुकेगा, न थकेगा, सिर्फ प्रगति करेगा। ऐसे आत्मनिर्भर भारत, न्यू इंडिया के स्वप्न दृष्टा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को सादर आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। નમસ્તે. અમદાવાદ અને સુરતના બધા લોકો હવે ઉધિયા જલેબીમાંથી નવરા પડ્યા હશે. गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित शाह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, अहमदाबाद और सूरत के मेरे प्यारे भाई और बहनों, उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। देश के दो बड़े व्यापारिक केंद्रों अहमदाबाद और सूरत में मेट्रो इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। कल ही केवड़िया के लिए नए रेल मार्ग और नई ट्रेनों की शुरुआत हुई है। अहमदाबाद से भी आधुनिक जनशताब्दी एक्सप्रेस अब केवड़िया तक जाएगी। इस शुभारंभ के लिए मैं गुजरात के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बहनों, आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का या तो लोकार्पण किया गया है या फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ है। साथियों, अहमदाबाद और सूरत दोनों गुजरात की और भारत की आत्मनिर्भरता को सशक्त करने वाले शहर हैं। मुझे याद है जब अहमदाबाद में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो वो कितना अद्भुत पल था। लोग छत पे धावे पर खड़े थे। लोगों को चेहरों पर जो खुशी थी वो शायद ही कोई भूल पाएगा। मैं ये भी देख रहा हूं कि अहमदाबाद के सपनों ने, यहां की पहचान ने कैसे खुद को मेट्रो से जोड़ लिया है। अब आज से अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण पर काम शुरू हो रहा है। अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में अब मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक एक कॉरिडोर बनेगा और दूसरे कॉरिडोर से जीएनएलयू और गिफ्ट सिटी आपस में जुड़ेंगे। इसका लाभ शहर के लाखों लोगों को होगा। साथियों, अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है।
जो मेट्रो जैसे आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा। सूरत में मेट्रो नेटवर्क तो एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों को आपस में कनेक्ट करेगा। एक कॉरिडोर सरथना को ड्रीम सिटी से तो दूसरा कॉरिडोर भैसन को सरौली लाइन से जोड़ेगा। मेट्रो के इन प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आने वाले वर्षों की जरूरतों का आकलन करते हुए भी बनाए जा रहे हैं। यानी जो आज इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे हमारे शहरों को आने वाले कई सालों तक बेहतर सुविधाएं मिलेगी। भाई और बहनों, पहले की सरकारों की जो अप्रोच थी, हमारी सरकार कैसे काम कर रही है, इसका बेहतरीन उदाहरण क्या फर्क था, ये बहुत भली भांति देश में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार से पता चलता है। 2014 से पहले के 10-12 साल में सिर्फ 250 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी। वहीं बीते 6 साल में 450 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है। इस समय देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा के नए मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मेट्रो के निर्माण को लेकर कोई आधुनिक सोच नहीं थी। देश की कोई मेट्रो पॉलिसी भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की मेट्रो, अलग अलग तकनीक और व्यवस्था वाली मेट्रो बनने लगी। दूसरी दिक्कत ये थी कि शहर के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेट्रो के साथ कोई तालमेल ही नहीं था। आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं। यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे को पूरक बने। यहां अहमदाबाद मेट्रो में ही जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जब मैं वहां आया था, लॉन्च हुआ था, वो भविष्य में इस इंटीग्रेशन में और मदद करने जा रहा है। साथियों, हमारे शहरों की आज की क्या जरूरत है और आने वाले 10-12 सालों में क्या जरूरत होगी, इस विजन को लेकर हमने काम शुरू किया। अब जैसे सूरत और गांधीनगर को ही ले लीजिए। 2 दशक पहले सूरत की चर्चा इसके विकास से भी ज्यादा प्लेग जैसी महामारी के लिए होती थी। लेकिन सूरत वासियों में सभी को गला लगाने का जो स्वाभाविक गुण है, उसने स्थितियों को बदलना शुरू कर दिया। हमने हर उद्यम को गले लगाने वाली सूरत स्पिरिट, ये सूरत स्पिरिट पे बल दिया। आज सूरत आबादी के लिहाज से एक तरफ देश का 8वां बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया का 4था सबसे तेजी से विकसित होता शहर भी है। दुनिया के हर 10 हीरो में से 9 सूरत में तरासे जाते हैं। आज देश में कुल मैन मेड फैब्रिक का 40% और मैन मेड फाइबर का करीब 30% प्रोडक्शन
हमारे सूरत में होता है। आज सूरत देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर है। भाई और बहनों, ये सब कुछ एक बेहतर प्लानिंग और संपूर्णता की सोच के साथ संभव हो पाया है। पहले सूरत में करीब 20% आबादी झुग्गियों में रहती थी। अब गरीबों को पक्के घर मिलने से ये घट करके 6% रह गई है। शहर को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर अनेक दूसरे कदम उठाए। आज सूरत में 100 से ज्यादा पुल हैं, जिनमें से 80 से ज्यादा बीते 20 सालों में बनाए गए हैं और 8 पुलों का निर्माण जारी भी है। इसी तरह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई। आज सूरत में करीब 1 दर्जन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। सीवेज ट्रीटमेंट से ही सूरत को आज करीब 100 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हो रही है। बीते सालों में सूरत में बेहतरीन आधुनिक अस्पतालों का निर्माण किया गया। इन सभी प्रयासों से सूरत में ईज ऑफ लिविंग बेहतर हुई। आज हम देखते हैं कि सूरत एक भारत श्रेष्ठ भारत का कितना बेहतर उदाहरण है। यहां में पूर्वांचल, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, देश के कोने कोने से अपना भाग्य चमकाने के लिए आए हुए लोग, हमारे उद्यमी लोग, शिस्त और समर्पण के साथ लगे हुए लोग एक प्रकार से जीता जागता सपनों से भरा हुआ लघु भारत सूरत की धरती पे पनपा है। ये सभी साथी मिलकर सूरत के विकास को नई बुलंदी देने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, इसी तरह गांधीनगर पहले की उसकी पहचान क्या होती थी? ये शहर सरकारी नौकरी करने वालों का, रिटायर्ड लोगों का एक प्रकार से ढीला ढाला सुस्त ऐसा एक क्षेत्र बन गया था। रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट के लिए काम शुरू हुआ है, जिसमें सोलार भी है, विंड भी है। आज किसानों तक सर्वोच्च योजना के तहत सिंचाई के लिए अलग से बिजली देने वाला गुजरात पहला राज्य बन रहा है। आरोग्य के क्षेत्र में गुजरात ने गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सशक्त किया है। बीते 6 सालों में देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी योजनाएं शुरू हुई है, उनका भी लाभ गुजरात को बहुत व्यापक रूप से मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गुजरात के 21 लाख लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। सस्ती दवाइयां देने वाले 525 से ज्यादा जन औषधि केंद्र आज गुजरात में कार्यरत है। इसमें से लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत गुजरात के सामान्य परिवार, खास करके मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार, अगर उनके घर में बीमारी है तो सिर्फ इसके कारण 100 करोड़ रुपए जैसी रकम उनके जेब में बची है। ग्रामीण गरीबों को सस्ते घर दिलवाने में भी गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत गुजरात के गांवों में 2.5 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत गुजरात के गांवों में 35 लाख से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ है। गुजरात के गांवों के विकास के लिए कितनी तेजी से काम हो रहा है, इसका एक और उदाहरण है डिजिटल सेवा सेतु। इसके माध्यम से राशन कार्ड, जमीन से जुड़े कागज, पेंशन स्कीम, कई अन्य तरह के सर्टिफिकेट, ऐसी अनेक सेवाएं गांव के लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। ये सेतु पिछले साल अक्टूबर में ही लॉन्च किया गया था, यानी 4-5 महीने पहले, और मुझे बताया गया है कि जल्दी ही ये डिजिटल सेतु 8,000 गांवों तक पहुंचने वाला है। इसके माध्यम से 50 से अधिक सरकारी सेवाएं गांवों के लोगों को तक सीधी पहुंचेंगी। मैं इस कार्य के लिए गुजरात सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है, उन पर तेजी से अमल भी कर रहा है। आज भारत सिर्फ बड़ा ही नहीं कर रहा है, आज भारत बेहतर भी कर रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में है। आज दुनिया के सबसे बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम भारत में चल रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर एश्योरेंस प्रोग्राम भी भारत में चल रहा है। 6 लाख गांवों को तेज इंटरनेट से जोड़ने का विराट काम भी भारत में ही हो रहा है। और परसों ही कोरोना संक्रमण के विरुद्ध दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी भारत में ही शुरू हुआ है। यहां गुजरात में ही बीते दिनों 2 ऐसे काम पूरे हुए जिनका मैं विशेष तौर पर जिक्र करना चाहता हूं। ये उदाहरण है कि कैसे तेजी से पूरी होती परियोजनाएं लोगों का जीवन बदल देती हैं। एक गोगा और हजीरा के बीच रोपैक्स सेवा और दूसरी गिरनार रोपवे। साथियों, पिछले साल नवंबर में, यानी 4 महीने पहले, गोगा और हजीरा के बीच से ये रोपैक्स सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है और वहां के लोगों को इसका बहुत लाभ हो रहा है। इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह गई है। यानी जिस दूरी को तय करने में पहले 10 से 12 घंटे लग जाते थे, अब वो 4-5 घंटे में ही पूरी हो जा रही है। यानी इससे हजारों लोगों का समय बच रहा है, पेट्रोल डीजल पर होने वाला खर्च बच रहा है, सड़क पर चलने वाली गाड़ियां कम होने से प्रदूषण कम करने में भी मदद मिली है। सिर्फ 2 महीने में, मुझे जो बताया गया, सिर्फ 2 महीने में 50,000 से ज्यादा लोग इस नई सुविधा का लाभ ले चुके हैं। 14,000 से ज्यादा गाड़ियां भी रोपैक्स फेरी से ले जाई गई हैं। सूरत के साथ सौराष्ट्र की इस नई कनेक्टिविटी ने सौराष्ट्र के किसानों और पशुपालकों को फल, सब्जी और दूध सूरत पहुंचाने का आसान मार्ग उपलब्ध कराया है। सड़क के रास्ते पहले फल, सब्जी और दूध ऐसी चीजें खराब हो जाती थी, पहुंचते पहुंचते ही बर्बाद हो जाता था।
अब समंदर के रास्ते पशुपालकों और किसानों के उत्पाद और तेजी से शहरों तक पहुंच रहे हैं। वहीं सूरत में व्यापार कारोबार करने वाले साथियों और श्रमिक साथियों के लिए भी आना जाना इस फेरी सेवा से बहुत आसान हो गया है। साथियों, इस फेरी सर्विस से कुछ सप्ताह पहले ही पिछले साल अक्टूबर के महीने में गिरनार में रोपवे शुरू हुआ था, वो भी करीब 4-5 महीने पहले। पहले गिरनार पर्वत पर दर्शन करने जाने के लिए 9,000 सीढ़ियां चढ़कर जाने का ही विकल्प था। अब रोपवे ने श्रद्धालुओं को एक और सुविधा दी है। पहले मंदिर तक जाने में 5-6 घंटे लग जाते थे, अब लोग कुछ मिनट में ही वो दूरी तय कर लेते हैं। मुझे बताया गया है कि सिर्फ 2.5 महीने में ही अब तक 2,13,000 से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ 2.5 महीने में 2 लाख से ज्यादा लोग। आज समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सेवा का काम हुआ है। और मुझे विश्वास है, खास करके जो बुजुर्ग माताएं, बहनें, बुजुर्ग परिवार के वरिष्ठ लोग ये जो यात्रा कर रहे हैं, मेरे जैसे अनेकों को उनके आशीर्वाद मिल रहे हैं, जो हमें और अधिक काम करने की ताकत देते हैं। भाई और बहनों, नए भारत का लक्ष्य लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए, आकांक्षाओं को समझते हुए, तेज गति से काम करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। इसी दिशा एक और प्रयास है जिसकी लोगों में उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। ये प्रयास है केंद्रीय स्तर पर प्रगति नाम से बनाई गई व्यवस्था। मैं जब गुजरात में था तो स्वागत कार्यक्रम की बड़ी चर्चा हो रही थी, लेकिन देश के अंदर प्रगति कार्यक्रम जो मेरा चल रहा है, देश की अलग अलग योजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी लाने के में इस प्रगति प्लेटफॉर्म का, प्रगति कार्यक्रम का बहुत बड़ी भूमिका है। यहां सरकार से जुड़े लोग जानते हैं कि प्रगति की बैठकों में मैं स्वयं भी घंटों तक बैठ करके राज्यों के अधिकारियों से एक एक प्रोजेक्ट की बारीकी से चर्चा करता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करता हूं। प्रगति की बैठकों में मैं कोशिश करता हूं कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ सीधा संवाद करके दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट का कोई हल निकल सके। बीते 5 साल में प्रगति की बैठकों में 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हो चुकी है। इन बैठकों में देश के लिए जरूरी लेकिन बरसों से अधूरी अनेक परियोजनाओं को रिव्यू करने के बाद उनका उचित समाधान किया गया है। साथियों, सालों से अटकी और लटकी योजनाओं को गति मिलने से सूरत जैसे हमारे शहरों को गति मिलती है। हमारे उद्योगों को और खासकर छोटे उद्योगों को, एमएसएमईज को एक आत्मविश्वास मिलता है कि वो दुनिया के बड़े बाजारों से कंपटीशन कर रहे हैं तो उनके पास बड़े देशों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में इन छोटे उद्योगों के लिए और भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। छोटे उद्योगों को संकट से बाहर निकालने के लिए एक तरफ हजारों करोड़ रुपए के आसान ऋण की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी तरफ एमएसएमईज को ज्यादा अवसर देने के लिए महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला सरकार ने एमएसएमईज के परिभाषा को लेकर किया है, निवेश की सीमा को लेकर किया है। पहले एमएसएमईज का विस्तार करने से उद्यमी इसलिए बचते थे क्योंकि उनको सरकार से मिलने वाले लाभ खोने का डर रहता था। अब सरकार ने
ऐसे प्रतिबंधों को हटाकर इन इकाइयों के लिए नए रास्ते खोले हैं। इसके साथ ही नई परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज के भेदभाव को भी खत्म किया गया है। इससे सर्विस सेक्टर में भी नई संभावनाएं पैदा हुई हैं। वहीं सरकारी खरीद में भी भारत के एमएसएमईज को ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसका प्रबंध भी किया गया है। कोशिश ये है कि हमारे छोटे उद्योग खूब फले फूले और उनमें काम करने वाले श्रमिक साथियों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर जीवन मिले। साथियों, इन विराट प्रयासों के पीछे 21वीं सदी के युवा, भारत की युवा अनगिनत आकांक्षाएं हैं। वो आकांक्षाएं जो बुनियादी सुविधा और सुरक्षा के अभाव में पूरी होनी कठिन है। मुझे विश्वास है कि उन कठिनाइयों को दूर करना है, सपनों को सामर्थ्य देना है और संकल्प को सिद्ध करके रहना है। मुझे विश्वास है कि अहमदाबाद और सूरत के ये मेट्रो प्रोजेक्ट इन शहरों के हर साथी की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ गुजरात के सभी भाइयों बहनों को, खास करके अहमदाबाद और सूरत के नागरिक भाइयों बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आसमान में सर उठाकर, रोशनी की संकल्प लेकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, विश्वास की लौ जलाकर, विकास का दीपक लेकर, सपनों को साकार करने, सबका तेज बनकर, भारत के विकास पुंज। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणादायी और मार्गदर्शक संबोधन के लिए। તો પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ડિજિટલ ખાતમુહૂર્ત કરાવ્યું છે। તેઓની સાથે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। તો અમદાવાદ અને સુરત વાસીઓને એક નવા વર્ષની શુભારંભની સાથે એક અન્ય ભેટ આપવામાં આવી છે, જે મેટ્રો પ્રોજેક્ટ છે તેનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। ફેઝ 1ની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે। અમદાવાદમાં ફેઝ 2ની કામગીરીની શરૂઆત હવે થશે।